नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुख्यमंत्री जी, बहुत 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 गंभीर बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। शामली जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां से कल मेरे पास एक फ़ोन आता है। एक व्यापारी हैं, दीपक बंसल उनका नाम है। उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा था और उस पर डिबेट सुनी थी कि देश के बड़े पत्रकार उस पर आते हैं। वहाँ से उन्होंने नंबर लिया और मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करते करते रोने लगे। मैं चौंका। मैंने पूछा कि क्या मामला है। जो तथ्य उन्होंने बताए वो हैरान कर देने वाले हैं। एक छोटे से कस्बे का टेलीफोन की दुकान, मोबाइल की दुकान चलाने वाला एक व्यापारी होता है। वहाँ पे एक एडीएम तैनात होते हैं। व्यापारी को विकास प्राधिकरण का कोई जेई परेशान करता है। एडीएम साहब से डील होती है। पिछली कोरोना की लहर में एडीएम साहब इस व्यापारी से मिलते हैं। इससे कहते हैं कोई धंधा करो, हम करवा देते हैं। 29 लाख की किटें, केवल 3 कोटेशन जो इस व्यापारी ने बना के दी, उनसे उन कोटेशन पे 29 लाख की सप्लाई ली जाती है। 7 लाख रुपए एडीएम साहब ले लेते हैं। तब से दोस्ती शुरू होती है। हफ्ते में 3 या 4 दिन एडीएम साहब इसी व्यापारी से मुर्गा, शराब और बाकी सामान मंगाते हैं। उसके बाद विकास प्राधिकरण का एक इंजीनियर आता है, दुकान को इनलीगल कह के धमकाने की कोशिश करता है। 1 लाख रुपए लेंटर पर डालने की बात करता है। एडीएम साहब के मामले से वो मामला निबट जाता है और उसके बाद एडीएम साहब को पैसे कमाने का चस्का शुरू होता है। वो कहते हैं कि शहर में जितनी भी जगह दुकानें बन रही हैं उन सब से कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करो, मुझे पैसे दिलाओ। ये व्यापारी को शौक चढ़ाता है कि एक एडीएम से दोस्ती हो रही है, कोई तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। शहर के व्यापारियों से पैसे वसूल करता है, एडीएम को देने लगता है और उसके बाद एक के बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है। एडीएम खनन का पट्टा दिलाते हैं, उस पट्टे में कमीशन की बात करते हैं। अपने फॉलोअर के नाम से एक फर्म बनती है और हैरानी की बात यह है कि शामली के डीएम भी अपना एक फ़ोन मंगाती हैं। 1 लाख रुपए से ऊपर की कीमत का फ़ोन, 56,000 रुपये कैश दिए जाते हैं और 48,000 रुपये ट्रेज लीसेस का भुगतान कर दिया जाता है। एडीएम साहब एक आईपॉड मंगाते हैं 1.25 लाख रुपये का, अपनी पत्नी के नाम से बिल कटाते हैं और उसके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है। मैं जितनी बातें बता रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, वो सारे इस व्यक्ति के पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, एडीएम की चैट मौजूद है। और जब एडीएम को पता चला कि इसके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है तो 20 दिन पहले तहसीलदार के मार्फत घर बुलाया जाता है, इस पर पिस्टल लगाई जाती है। एक शिकायत हुई थी पहले, उससे कहा जाता है लिख कर दो, मैंने नहीं करी है। इसका फ़ोन छीना जाता है और बहुत बहुत खौफनाक बात है। मैं इसलिए चिंता हूँ मुख्यमंत्री जी कि महुआ में इसी तरह के उत्पीड़न से, मणिलाल पाटीदार एसएसपी के उत्पीड़न से एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली थी। कल जिस तरह से ये रो रहे थे शामली में, मैंने इनको बुलाया लखनऊ। मैंने कहा मेरे पास आओ। मैं जानता नहीं था कौन व्यापारी है, कितनी सच्चाई है। मैं लाया हूँ और मैं इनसे बात करूँगा और जानूँगा। और आप भी देखिए, अगर प्रदेश में इस तरह अराजकता का माहौल है, एक मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे सुनने के लिए। दीपक परेशान मत हो आप, बिल्कुल न्याय होगा हर हालत में। जान का खतरा है, कोई जान, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ दीपक, शामली में रहते हो, जैसा आपने बताया आप मोबाइल की दुकान चलाते हो जी। इस एडीएम का नाम क्या है और आपकी मुलाकात कैसे हुई इससे? इनका नाम अरविंद कुमार सिंह है। ये 2017 में एसडीएम बन के आए थे, जो भी इनके द्वारा मुझे बताया गया था। मेरी कोई जानकारी नहीं थी, ना ही मेरा कोई काम तहसील से पड़ता था, ना मैं तहसील जाता था। इन्होंने कभी मेरी दुकान से मोबाइल खरीदा होगा 2017 या 18, 2017 में जब ये एसडीएम बन के आए थे। तो जब ये एडीएम शामली बन के आए तो इनके सीयूजी नंबर से शाम के टाइम की मुझे खूब याद है, इनके पास मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई पहचाना या नहीं पहचाना। मैंने कहा सर नहीं पहचाना, मेरे मोबाइल में एडीएम शामली के नाम से नंबर फीड है। मैं पिछली बार मोबाइल लेके आया था, आवाज़ पे आओ, अब मैं एडीएम शामली हो गया हूँ। मैं सर अपने भैया को बताई बात, मैं कैसे ऐसे एडीएम शामली अपने आवाज़ पे बुला रहे, पता नहीं क्या बात है भाई। मुझे लगा उस टाइम मेरी दुकान बन रही थी कि शायद दुकान का सिलसिला ही कुछ ना कुछ होगा। मैं उनके आवाज़ पे चला गया। मैं आवाज़ पे गया तो उन्होंने अपनी मेरे लिए ब्लैक टी मंगवाई, कॉफ़ी मुझे पिलाई। और कॉफ़ी पिलाने के बाद कहने लगे कि भाई मुझे एक जियो फाई का राउटर चाहिए। जियो फाई का राउटर क्या होता है?
जिससे नेट चलता है, मतलब अपना वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्शन जोड़ लेते हैं। कितने रुपए का होता है? वो 2500 रुपये का था जी। उन्होंने मेरे से कहा ये चाहिए और एक सिम भी चाहिए, तो मैंने सिम भी अपनी आईडी पे एक्टिवेट करके उन्हें वो दे दिया था। पैसे उन्होंने मेरे से, मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, ना कोई पैसे की बात आई। 10 दिन बाद उनके व्हाट्सअप चैट पर्सनल नंबर से मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज आता है कि दीपक एलईडी मिलेगी यहाँ पे, एक एलईडी चाहिए। और मेरी एलईडी सोनी की है, वो ख़राब हो गई, उसमें लाइनिंग आ गई। मैंने कहा सर कितने इंची चाहिए? कि 43 इंची चाहिए। तो लगभग 35,000 रुपये की कीमत एमआई की वो एलईडी थी। मैं भगवती मोबाइल गैलरी को, वो डिस्ट्रीब्यूटर शामली में, उनके यहाँ से ख़रीद के एडीएम साहब के आवास पे दे के आया। उनका लड़का मेरे साथ पीछे बैठ के आया और हमने एलईडी वहाँ पे लगा दी। बिल किसके नाम कटा? बिल नहीं कटा, वो ऑनलाइन आती है। तो जैसे कि वो एलईडी ली तो 10 से 15 दिन बीत गए, लेकिन 30 से 35,000 रुपये मेरे लिए बहुत मोटी रकम थी, शायद उनके लिए ना हो। तो 2,500 रुपये तो मैं सहन कर गया। लेकिन मैंने 10 दिन बाद कहा सर इसके पैसे। अरे भैया हो जाएगा, तुम क्यों इतने वो हो रहे हो, 35,000 रुपये तो हैं। मगर सर ठीक है। धीरे धीरे सर मैं अपनी दुकान बनाने लग रहा था। मेरे पास एमडीए विभाग से जेई आया परेशान करने के लिए, फोटो खींचने लगा, काम विकास प्राधिकरण से। तो मेरे एकदम दिमाग में आया यार एडीएम साहब से क्यों ना एडीएम साहब को फ़ायदा उठाया जाए, इनसे सिफारिश करवा दूं। आदमी जब मरता है तो सोचता है 2 पैसे कहीं बच जाए, हम व्यापारी आदमी बनिया वैसे हो जी। तो मैंने इनके पास गया, कहने लगे कोई बात नहीं, हम इससे बात कर लेंगे। तो इन्होंने बात की तो उसने बात नहीं मानी इनकी। फिर उन्होंने एमडीए सचिव से बात करी, जो कि मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर के अंडर में आते हैं। उनसे बात करने के बाद भी वो एक नहीं माने। शायद उन्होंने जेई को कहा या नहीं कहा, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन उसके बाद फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने फिर मुझे नोटिस दिलवाया। एक जेई ने बताया कि तुम जिसकी सिफारिश करवा रहे थे उसने ही तुम्हें एक नोटिस कटवा दिया, अब तुम मुझे भी दोगे और उन्हें भी दोगे। मैं सर के पास गया, मगर सर आपका नाम लेके कह रहा है कि आपने नोटिस कटवाया है कि नहीं। फिर उन्होंने टाइट करके उसे मना कर दिया और जेई से बुला के पूछा कि सर्वे निर्माण कहाँ कहाँ चल रहा है। तो जेई ने सारी लिस्ट उन्हें दे दी और मेरे से ये डील तय करी कि तुम्हारी दुकान से कोई पैसा नहीं, तुम इन सबको इकट्ठा करके पैसे लेके आओ। वो भी व्हाट्सएप चैट पे मेरे एडीएम शामली द्वारा मेरे पास आज भी लिखित में है कि अतुल का क्या हुआ, रिलायंस ट्रेंड्स वाले का क्या हुआ, टी2 बेकरी का क्या हुआ। ये सब कौन लोग थे? व्यापारी सब, क्यों जो अपनी नई दुकान बना रहे थे। ये चैट किसकी है? एडीएम शामली की। एडीएम ने आपसे पूछा कि इन दुकानों का क्या हुआ? हाँ। और वो क्यों पूछना चाह रहे थे आपसे ये बात? पैसे लेने के लिए, उगाही करने के लिए। अच्छा, उन्होंने एडीएम ने आपको माध्यम बनाया पैसे उगाही के लिए? मुझे नहीं पता था कि ये माध्यम बना रहे या मुझे दलाल बनाएंगे आगे चल के, मुझे क्या घोषित करेंगे, आज मेरा एनकाउंटर करने की सोच रहे हैं। ये सब चीजें मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इनकी प्री प्लानिंग था, क्या थे क्या नहीं थे, मैं नहीं जानता। तो मैंने सबसे बात की, मगर भाई ऐसे ऐसे बात है और ये कह रहे हैं कि सचिव के नाम से पैसे मांगना। सचिव के अंडर में रहा हूँ मेरठ में, वो मेरा दोस्त है। मैंने कहा ठीक है जी। हमने बताया कि ऐसे ऐसे बातें। तो दुकानदार डरे हुए थे क्योंकि सबका काम बंद करा दिया था इन्होंने, पुलिस बेच के लोगों को 151 में भी बंद कराया व्यापारियों को, जो पैसे नहीं दे रहा था। तो जैसे जैसे फिर जब लोग बहुत प्रताड़ित हो गए, क्योंकि कोरोना का टाइम था, दुकान नहीं, कोरोना नहीं था उस टाइम, वो शायद सीए चल रहा था उस टाइम। हाँ, कोई आंदोलन चल रहा था उस टाइम, तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा वो थी। तो दुकानदारों ने, किसी ने 2 लाख रुपए, किसी ने 1.5 लाख रुपए, किसी से 4 लाख रुपए भी लिए हैं। और ये धमकी दी जा रही है सील की टीम पूरी तैयार है, सील की तैयारी हो गई है। अब कितना रुपए इकट्ठा किया होगा? एमडीए वाले कांड में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए आपने इकट्ठे किए वो? हाँ, मैंने इकट्ठे किए। और फिर क्या किया उन रुपयों का? इन्होंने कहा आवास पे लेके आ जाओ। मैंने कहा जी इनसे इतने पैसे आ गए कि ठीक है आवास पे लेके आ जाओ। इसकी भी चैट है मेरे पास। एडीएम ने ये बात चैट से कही? अपने पर्सनल नंबर से मुझे क्या रखी है। क्या कहा है? कि आवास पे लेके आ जाओ। उसमें लिखा है पैसे लेकर आ जाओ। मैंने कहा सर उससे 5 लाख आ गए। हाँ, आवास पर लेकर आ जाओ, ये लिखा है उन्होंने। फिर क्या हुआ? आपने पैसे दे दिए? पैसे दे दिए। आपको जो 29 लाख का ठेका आप जो बता रहे हैं वो कब मिला था? वो मुझे ठेका नहीं मिला, ना ही मैंने कोई ठेका लेने की सोची। इन्होंने मुझे अपनी दलदल में फंसाया। इनका पूरा एक गैंग है शामली के अंदर, तहसीलदार, डीएम, एडीएम, एमओ, ये ऐसे लोगों को फंसाते हैं, फिर पोकलैंड के नाम पे उस पर जुर्माना लगाते हैं, फिर उससे पैसे उतारते हैं। मेरी एनओसी भी, उस पट्टे की एनओसी भी पूरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि ये मेरे पास पट्टा कौन सा था ये आपका?
ये खनन का रेत का पट्टा था जी। कब लिया था आपने? 2 महीने का। ये एक नियाज हसन के नाम से था, लेकिन अधिकारी लोग ये क्या करते हैं, किसान के नाम गरीब के नाम पट्टा चलवाते हैं, और जैसे मुझे फंसाया ऐसे लोगों को फंसा के उसमें पैसे इंटरेस्ट वो करवाते हैं। तो आपने कितने दिन पट्टा चलाया हो? मेरा 60 दिन का पट्टा था और 35 दिन चला है केवल। उससे- उसमें मैंने रिश्वत दी है उसमें 10 लाख रुपए किसको? एडीएम शामली को, उस पट्टे के लिए? हाँ जी। और मेरे से उस पट्टे के बीच में एक एसी मंगवाया गया है, एक एलईडी मंगवाई गई है, और एलईडी मंगवाई गई, एसी मंगवाया गया है, और एक ये 5 लाख रुपए मेरे से मांगे गए बीच में। उसकी भी मेरे पे है कि 5 एल चाहिए अर्जेंट। मैंने कहा सर मैं कहाँ से दूंगा 5 लाख रुपए, और किसी से मांग के देखता हूँ। ये भी मेरे पास रिकॉर्ड में है, उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर्सनल नंबर से मुझे भेजा हुआ है कि ठीक है फिर डीएम मैडम ने कहा है खान बंद हो गई तुम्हारी। मगर सर 35 दिन हुए अभी तो, कि ठीक है कल को आओ, आवास पर आकर आओ, मिलते हैं। फिर मेरे से मांगे गए 2 लाख रुपए एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के 2 लाख रुपए इन्होंने मुझसे मांगे। मैंने जो मेरे पार्टनर थे साथ में, इन लोगों ने मुझे मिलवाया था उनसे, इन्हीं के पार्टनर थे वे। लेकिन मेरे 9 लाख रुपए लग चुके थे उस पट्टे में। मैंने अपने सगे ताऊ जी से अब नंबर एक, तो आपने ये पैसा जो है, ये जो पैसा लगा था, एडीएम ने आपसे चैट की है? इसकी हाँ। चैट के रिकॉर्ड आपके पास चैट मौजूद का है? रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। फिर क्या हुआ एडीएम के साथ? आपका खाना पीना कब से शुरू हुआ? खाना पीना शुरू हुआ है जी छोटी दिवाली से। क्या छोटी दिवाली से, हाँ छोटी दिवाली से, कि हाँ भाई कहाँ हो, आओ और पार्टी करते हैं। तहसीलदार शामली को बुलाऊं या ना बुलाऊं? मगर सर पार्टी सर किस चीज़ की? कि वो तो आने के बाद पता लगेगा, आओ और नॉनवेज मिलेगा यहाँ पे। सर इस अधिकारी के चक्कर में मुझे आज मैं कम से कम 25 लाख रुपए कर्जे में हो गया। क्यों? इनकी वाइफ जो मोबाइल चला रही है वो मेरे पैसे का है, इनका भाई जो मोबाइल चला रहा है वो मेरे पैसे का है, ये जो अपने सीयूजी नंबर चला रहे हैं, कोरोना किट में इन्होंने मेरे से वो रिश्वत के तौर पे लिया है, जिसमें आज भी सीयूजी नंबर इनका चला हुआ है, वो मेरे से रिश्वत के रूप में ले रखा है मोबाइल। हाँ, और मेरे पास इस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग है कि सीयूजी नंबर के लिए एक मोबाइल चाहिए। पैसा नहीं दिया उसने? पैसा नहीं दिया। बिल किसके नाम कटा है? बिल मेरे नाम कटा है जी। मैंने पूछा, मैं बार बार लिखता हूँ सर मेरा हिसाब कर दो, कि बेटा रिकवरी हो जाती है अगर कोई ट्रेजरी से पैसा हिसाब होता है तो। ज़्यादा होशियारी मत करो, यहीं से कमा के यहीं से तुम्हारा हिसाब बराबर कर दूंगा। मतलब क्या इस बात का? मतलब जो मैंने कोरोना में इन्होंने खाद्य सामग्री का किट का काम करवाया था मेरे से, मैंने कहा सर मुझे 1.5 लाख रुपए सारे बचे, 7 लाख रुपए का आपने मेरे से सामान मंगा लिया, तो मैं कैसे करूंगा? कितने का काम कराया था उन्होंने? 29 लाख रुपए करीब का इन्होंने काम कराया था। 29 लाख के काम कराया तो 7 लाख रुपए रिश्वत ले ली? 7 से, हाँ 7 साढ़े 7 लाख रुपए रिश्वत ली या नहीं, सामान मंगाया जी। सामान मंगाया। तो उस सामान की भी आपके पास में चैट? हाँ चैट है कि आज ये मंगा दो, आज ये मंगा दो, आज ये मंगा दो। बीच में क्या करा इन्होंने, फिर व्यापारियों के यहाँ छापे मारने शुरू कर दिए। छापे मारने शुरू करे, व्यापारी परेशान हो के तहसील गया कि साहब हमें बख्श दो, क्या हो गया, हम तो लगातार काम करते आ रहे हैं और जो जैसे चलता है वैसे चल रहा है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। तो क्या करते कि ये मेरा नंबर दिया उन्हें कि इस नंबर पे लो और जाके बात कर लो, इससे नहीं तो नहीं होगा। मेरे पास एक दिन सबसे पहले कॉल आया कि भाई ये सचिन नाम का आदमी आएगा और ये नंबर है उसका, तुम इससे बात कर लेना, इतने रुपए ले लेना। वो निकला मेरे भैया का दोस्त, हमारे घर जैसे संबंध उस आदमी से जी, कि भाई दीपक तू, मैं क्या हुआ भाई, कि ऐसे ऐसे एटीएम साहब ने छप्पा लगवाया दुकान पे और इतने रुपए। कितने रुपए मांग रहे थे? 1,53,000 रुपये का एक मोबाइल था, जेड फोल्ड 2, वो मोबाइल था जी। वो मोबाइल उसने कहा उन्हें, जो इनके ये माप तोल वाले जो होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह, उनसे कि इसे कहो व्यापारी को कि ये मोबाइल लेके आएगा सुबह तक। तो व्यापारी ने मना कर दिया कि आप जो जुर्माना लगाना लगा लो, हम तो हाई कोर्ट से लड़ लेंगे, अगर हम 1.5 लाख रुपए देंगे तो हम क्या कमाएंगे, 2-3 रुपए। ये जो एडीएम साहब की पत्नी ने एक आईपैड लिया है, वो क्या मामला है? वो मेरे पर्सनल करंट अकाउंट से, जो मेरे नंबर 1 का फर्म का खाता है, उसमें मैंने पेमेंट कर रखा, उसकी नॉर्मल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो एडीएम साहब तो मना कर देंगे कि मैंने तो नहीं लिया है आईपैड? अपनी रिकॉर्डिंग में न अट जाएंगे। रिकॉर्डिंग है आपके पास जी। में? तो आपका जब इतना बढ़िया एडीएम पे चल रहा था, आप उनके लिए पैसे वसूल कर रहे थे, शामली के इतने लोगों से आपने पैसे ले लिए, गाड़ी का क्या चक्कर था? ये गाड़ी के आपने फोटो भेजे थे कल मुझे। हाँ, इनका बर्थडे था 20 सितंबर में जी। तो इन्होंने मुझे 10 दिन पहले कहा कि एक भाई मेरा बर्थडे है 20 तारीख को और वाइफ को सरप्राइज गिफ्ट देना है। मगर सर पहले मेरा आप पहला हिसाब क्लियर कर दो। ये चीज़ मैंने व्हाट्सएप चैट पे लिखी हुई है
साहब मेरा हिसाब कर दो, मुझे पैसे देने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, दुकान में तो बहुत ज़्यादा टूट पड़ेगी। और अभी तो कहने लगे हिसाब होता रहेगा, तुम हिसाब से परेशान मत हो। हिसाब के परेशान ना होने के कारण मुझे लालच, मेरा लालच क्या था कि मेरे पैसे पूरे हो जाए, मेरे पैसे पूरे हो जाए। ठीक है जी, इन्होंने गाड़ी ली, मैंने मेरी नाम से गाड़ी हुई, मैंने अपने नाम से लोन कराया। कौन सी गाड़ी? स्कॉर्पियो S11 20 लाख रुपए कीमत की गाड़ी थी, मेरे नाम से लोन हुआ। HDB बैंक से मैंने 12 लाख रुपए का लोन कराया। 4,65,000 रुपए की मेरे पास मेरे भैया के नाम से पुरानी गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर, वो एक्सचेंज में दी। इन्होंने क्या किया, वो गाड़ी आ गई, इन्होंने अपने बर्थडे पे रात को केक भी अपने आवास के बाहर उस पर ही काटा। ये नशे में दूध थे उस टाइम, इन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या शराब के नशे में दूध थे, इनकी पूरी फैमिली दूध थी। अच्छा। तो ये जैसे नशे में दूध थे तो इन्होंने केक काटा, मुझे भी केक खिलाया, अपना भी केक खाया। ठीक है, मैं कहने जाओ, गाड़ी छोड़ दी, हम चले गए। इन्होंने मुझे शुरू में 4 बार किस्त दी है 13,500 रुपए की, कि आधी किस्त मैं दूंगा, आधी किस्त तुम देना। कैसे दिए? कैश दिया? ये कैश दिया जी, क्योंकि अकाउंट से मेरे था तो मैंने अपने अकाउंट में जाके किस्त जमा कर दी। फिर इन्होंने तहसीलदार को बीच में, अब ये तहसीलदार का रोल शुरू हो जाता है यहाँ से। तहसीलदार जैसे ही अब शाम को रोज को तहसीलदार भी आना शुरू हो गया, जैसे ड्रिंक करते थे, रोज मुझे परेशान। 2-2,500 रुपये का डेली का खर्चा था। मेरे घर में लड़ाई शुरू होगी, भाई 2,000 रुपये रोज हम कमाते नहीं है और तुम 2,000 रुपये रोज का वहाँ सामान लेके जा रहे हो। मैं कहा भाई ये पैसे फंस रहे, गाड़ी चली गई, गाड़ी का नाम हो गया, बैंक का लोन खड़ा हो गया। इसी वजह से मैंने अपनी वाइफ के नाम से फिर PNB बैंक में 10 लाख रुपए का लोन अप्लाई करा, अपनी दुकान गिरवी रखी और 10 लाख रुपए का लोन लिया, क्योंकि दुकान बिल्कुल टूट चुकी थी, घर की स्थिति बेहद ज़्यादा खराब हो गई। कहने लगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मेरी मैडम ने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत अभी DM मैडम से कर दी, गुस्से में आके वहीं पे खड़े हो गए ऑफिस में। मैं भी DM मैडम के पास चला गया, मगर मैडम ऐसे ऐसे सब बात है कि अपनी औकात में रहो, अगर किसी अधिकारी की झूठी सच्ची शिकायत करी तो परिवार सहित गायब हो जाओगे। तो मेरी पत्नी हाथ जोड़ के हम लोग सीधे वापस आ गए अपने जी। इसी दौरान मेरे एक मित्र को पता लगा, मैंने उसे बताया कि मेरे पास ऐसे ऐसे बात है हुई। और जब ये मामला हुआ तो उसने मुझे उससे पहले बुलाया अपने ऑफिस में कि अपना हिसाब कर लो। मैंने कहा ठीक है जी, हिसाब कर लो। मैं हिसाब बना के लेके गया, लगभग गाड़ी सहित 20 से 21 लाख रुपए करीब मेरे निकल रहे थे। इन्होंने क्या किया, वो सब पैसे तो रला दिए एक तरफ, और खान का कि 30 लाख रुपए तुम एक दोगे तो 76 लाख रुपए की तुम्हारी RC कटेगी। वो नोटिस भी जारी कर दिया, 76 लाख NOC देने, पहले तो NOC दे दी नोटिस पट्टे की कि आपने काम किया, सही काम किया, खत्म, अब कोई लेन देन नहीं बचा, ना कोई पेनल्टी ना कुछ। जैसी ये सब बातें सामने आई, शिकायतें आई, तो इन्होंने उस पर पट्टे पे 76 लाख रुपए की RC नोटिस किसान के नाम से काट दिया। उसमें DM मैडम खुद फंस रही है, क्योंकि 8 तारीख में वो पट्टा बंद होने के आदेश कर रही है और सब कुछ सही होने के आदेश कर रही है कि तहसील द्वारा रिपोर्ट मंगाई गई, SDM द्वारा रिपोर्ट में मंगाई गई, और इससे पर केवल आपको दबाव बनाने के लिए दबाव। फिर वो फोन का क्या चक्कर है, वो DM को जो फोन वाला चक्कर है वो? हाँ, DM मेरे पास 14 मई 2020, 14 मई या डेट तो मुझे वेरीफाई नहीं है, स्टैनो है उनके, विनोद अरोरा, सब काम वही देखते हैं DM मैडम का, सामान सुमन मंगाने का जो भी काम होता है जी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि एक सर के लिए मोबाइल चाहिए। मैं कहा DM सर ने तो अभी मोबाइल लिए, इतने मोबाइल क्या करेंगे? कि नहीं, DM मैडम के हस्बैंड के लिए मोबाइल चाहिए। मैं कहा भैया बताओ कौन सा? कि ऐसे ऐसे Note 20 अल्ट्रा एक नया मॉडल आया है और 1,06,000 रुपये की कीमत का है। मैं कहा ठीक है जी, आ जाएगा, पेमेंट मैं कर दूंगा। मैं कहा ठीक है। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटर शामली में था, उनका लड़का सैमसंग का जो कंपनी से वो है वो मेरे साथ गया, उसने मेरे फ़ोन से अपग्रेड सिस्टम होता है, मेरे फ़ोन से अपग्रेड किया मोबाइल को, उनका सिम उनके पति का उसमें डाल दिया। लगभग 10 दिन बाद, 5 या 10 दिन बाद मुझे 56,000 रुपये नकद दिए और 48,000 रुपये शामली ट्रेस दी। जब कोरोना चल रहा था, लोग बाग पैसे दान में देके जा रहे थे कि लोगों की मदद हो, तो उस पैसे को मेरे अकाउंट 48,000 रुपये वो जिला तहसील के मतलब फ़ोन के मदद। और बिल किसके नाम कटा? बिल मेरे नाम, और चला उनके IMEI नंबर तक है, उनके पति चला रहे हैं, DM के पति चला रहे हैं, और बिल आपका नाम है, वो IMEI नंबर से कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा वो तो। अब क्या स्थिति, आप परेशान क्यों थे? आपने मुझे फोन कल आपने मुझे फोन किया, आप रो रहे थे, क्यों किया आपने? अब मेरी दुकान पे परसों इन लोगों ने, कल क्या किया इन लोगों ने, मेरी दुकान पे अजय कुमार शर्मा तहसीलदार शामली आते हैं पुलिस को लेकर,
मेरा उसकी भी रिकॉर्डिंग, मेरी दुकान पे कैमरे लगे हुए हैं, आते हैं मेरे साले को, खड़ा हो पुलिस में, चल अंदर, लड़का खड़ा हो चल अंदर। वो कुछ नहीं बोल रहे, सब चीज़ कैमरे में है। उन्होंने कहा ठीक है जी, दुकान बंद करो, दुकान पे लगा दी सील। जबकि जस्ट मेरे बराबर वाली दुकान, उसे भी वही नोटिस मिला, मुझे भी वही नोटिस मिला। उसने भी 3 मंजिल बनाई, मैंने भी 3 मंजिल बनाई, बेनामा हमारे पास है, नगर पालिका की रसीद हमारे तो पास है, क्यों आपकी दुकान को 50 सील साल की। कि ये सब शिकायतें ना करो आप? हाँ, प्रेशर के लिए। और 151 में मेरे साले का, हिमांशु सिंगल, और एक लड़का है मेरी दुकान पे भटनागर करके, उसका 151 में एसडीएम ने, पुलिस ने चालान कर दिया। पुलिस से हमने पूछा कि भाई, तहसीलदार साहब ने कहा हमें कुछ नहीं पता। आप कब से शामली से हटे हुए हो? मैं पिछले 15-20 दिन से हटा हूँ। क्यों? मेरा तो एनकाउंटर कर देंगे भाई साहब। जब मुझे गन पॉइंट पे ले लिया, मेरा पेशाब तक निकल गया, मेरी दुकान सील कर दी, फर्जी सीओ मुझे अपने ऑफिस में बुला के मेरे साथ मारपीट कर रहा है, मेरी पत्नी और मेरे पर्सनल फोटो अपने मोबाइल से मेरे ले लिए, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि साले वायरल कर दूंगा अगर तूने सबूत वायरल कर दिए, किसी को दे दिए। उस सीओ साहब का भी रिकॉर्डिंग है, उनके लड़के ने बुलाया कि सीओ साहब बुला रहे हैं आपको, आइए। मैं कहा भाई किस संबंध में? कि बात ये पता नहीं, सीओ साहब बुला रहे हैं आओ। मैं कहा मैं मुजफ्फरनगर हूँ, शाम के टाइम आऊँगा। मैं चला गया जी। उसके बाद फिर मैंने तुरंत, मैं जैसे अंदर गया, मेरा मोबाइल ले लिया, घंटी बजाई, उनका गनर अंदर आया, कुंडी बंद करवाई, पर्दे गिरवाए। कहने लगे इस साले को जब तक मरो, जब तक ये सच ना बोले। मैंने कहा मैं अपने मोबाइल का लॉक नहीं खोलने का जी, मैं मोबाइल का लॉक क्यों खोल लूँ? मेरे खिलाफ FIR हो या कुछ हो तो मुझे बताओ आप, मेरे फैमिली के पर्सनल फोटो हैं। कि साले बुलाया, उसने मेरे 2 थप्पड़ मारे जी, जो उनका गनर था। मैंने लॉक खोल दिया, मैंने कहा नहीं तू फंसा हुआ है दीपक, खोल दे। तो सीओ भी एडीएम से मिले हुए थे? हाँ, तहसीलदार शामली का जब भी फोन आया सीओ के COG नंबर पे, इसकी भी, तो फिर इसकी भी जांच हो। आप 15 दिन से भागे हुए वहाँ पे? हाँ, मैं भागा हुआ जी। तो क्या सोचा, कैसे क्या करूं? मैं आत्महत्या करूंगा अगर योगी जी की सरकार में मुझे फैसला नहीं। वो बोलते हैं ठाकुर हैं हम, जांच करने वाले भी ठाकुर हैं और मुख्यमंत्री भी ठाकुर है, कि जांच करेगा कौन? तू मुझे सस्पेंड करा सकता है कि साले इतने मुकदमे में फंसाऊंगा, इतने में फंसाऊंगा कि तेरे हवा बच्चे सहित, परिवार सहित गायब हो जाएगा। मेरा भाई भी फरार है। और आज मैं एक लेटर लिख के घर पे आया था, वो मेरी पत्नी के पास, अन्य 4 लोगों के पास रखा हुआ है। अगर मेरे पे और कोई झूठा मुकदमा, जैसा मेरे साले ने 151 झेल ली, एक लोग वो चला गया, वो जेल में है, उसका कोई कसूर नहीं था बेचारा, मेरा रिश्तेदार था, दुकान पे बैठा हुआ था, हम लोग फरार थे कि हमें पता था कि हमारी दुकान की रेकी शुरू होगी। अगर मेरे पे कोई भी झूठा मुकदमा हुआ या कोई भी किसी तरह की जालसाजी की गई, इन लोगों ने क्या किया, फर्जी नाम से मेरी शिकायतें डलवानी शुरू कर दी अलग अलग जगह। एक मेरे पे बंदूक, बंदरों को भगाने के लिए वो है छर्रे वाली बंदूक, उसका फोटो एक FB पे मेरे भतीजे ने इसने डाल दिया था, तो उसके ऊपर अब 25 आर्म एक्ट का मुकदमा लगाने के चक्कर में है। और वो बंदूक मेरे पास आज भी है, वो छर्रे वाली। चिट्ठी क्या लिख के आए हैं? मैं चिट्ठी लिख के आया जी, अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है, मेरा एनकाउंटर होता है, किसी भी हादसे में मैं लापता है, गुमशुदा है, मेरी लाश मिलती है, तो इस चीज़ के जिम्मेदार DM, ADM, तहसीलदार और CO सिटी शामिल होंगे। और मेरी मेरी पत्नी आत्महत्या करेगी जैसे, और मैं आत्महत्या करूंगा मुख्यमंत्री आवास के बाहर। अगर नहीं, बिल्कुल भाई, क्या करूंगा? न्याय नहीं मिल रहा। अगर शिकायत करते हैं, ADM की शिकायत करो, जांच मिलती है तहसीलदार को, ADM के सामने बयान, ADM अपने हाथों से बयान लिखता है, हैंड राइटिंग की जांच करा ली जाए, तहसीलदार ने बयान लिखे हैं मेरी वीडियोग्राफी करी ड्रामा करने के लिए, फिर फोटो साइन करवाए मेरे पे दबाव में डाल के, और मैं क्या करूं? कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। विधायक जी को फोन कर लिया, मंत्री जी को फोन कर लिया। मंत्री कौन? सुरेश राणा जी। वो क्या कहते हैं? कि नहीं कुछ नहीं, तुम तो ब्लैकमेल कर रहे हो सबूत रख के अपने पास, ऐसी ऐसी बातें बाजारों में आ रही हैं जी। आज जो मुझे बताया जा रहा है, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। मैंने आपका YouTube चैनल देखता हूँ, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ सच की सुनवाई होगी। मुझे बिल्कुल दलाल जिसे कहते हैं ना, मेरी जिंदगी खराब करने के लिए, मेरे बच्चों के ऊपर दाग लगाने के लिए, वो घोषित करना मुझे चाह रहे हैं। आप मेरी शरीर की हालत देखिए, और मैं आपको अपने 6 महीने पहले फोटो दिखाता हूँ, मेरी क्या स्थिति थी, मैं कैसे रहता था। मेरे एक 4 साल का बच्चा है, एक 5 साल की बच्ची है, मैं उनसे बात तक नहीं कर पा रहा फोन पे, मेरी बात अभी, मैं उनसे बात तक नहीं कर पा रहा फोन पे, मेरी बात अभी। आज शाम भी ADM का फोन आता है मेरे पे, किसी के थ्रू में, मेरे स्पीकर खोल के बात करता है कि साले जितना दूर भागेगा उतनी दूर तेरी लाश गायब कराऊंगा। ये बात मुझे कही है उसने आज, कि या तो अपने घर वापस आ जा और नहीं तो फिर देख। मैंने कहा साहब उनकी जमानत कर दो, मेरी दुकान पर कर दो, हमारी रोजी रोटी यही है। मेरी दुकान पे 5 लाख रुपए का माल ली है, इस आदमी ने मुझे इतना कर्जे में ला दिया, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे भी आया, कालीदास इनके सुरेश राणा जी के आवास पे, मुझे नहीं मिले, अंदर गाड़ी खड़ी थी, मना कर दिया कि है नहीं। मैं कहाँ जाऊँ और बताओ, किसके पास जाऊँ?
परेशान मत हो, मुख्यमंत्री ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी बात मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, 100% ईमानदार है वो मुझे लगता है वहां तक ये जानकारी। मेरे पापा सत्याग्रह में जेल गए, गोरक्षा आंदोलन में जेल गए। जब आरएसएस की शुरुआत हुई तो हमारे परिवार से हुई वो शुरुआत। सब पहले संस्थापक कार्यकर्ता में हमारे परिवार के थे। मेरे बाबा जी सत्याग्रह में जेल गए, वो स्वतंत्र सेनानी मेरे पापा रहे। अब मेरे सिर पे ना बाप का साया ना माँ का साया है। ये हमें आरएसएस में रहने का हमें ये सिला मिला है। किसके आगे रख डीएम एडीएम एसपी एसडीएम 1.5 घंटे आज मीटिंग मेरे बारे में षड्यंत्र रच रहे हैं। कल भी 1.5 घंटा मीटिंग करी है इन लोगों ने। 151 की जमानत नहीं ले रहे। वकीलों में संदेश घेर दिया कि इस नाम की कोई भी जमानत की तुम कागज नहीं लोगे। 151 करा किस बात पे, ये तो कोई पूछने वाला हो उनसे। अब परेशान मत होइए मुख्यमंत्री जी, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे कुछ और बोलने की ज़रूरत है। मैं खुद बड़ा भावुक हो रहा हूँ कि मैं इस व्यक्ति को 48 घंटे पहले जानता नहीं था। मेरे यूट्यूब पे इसने डिबेट देखकर इस उम्मीद के साथ मुझे फ़ोन किया कि मैं कम से कम सच कहता हूँ। फ़ोन करके ये आदमी रातों रात लखनऊ आया है और मेरे दफ्तर में बैठ के आज ये सारी बात बता रहा है जो आपके सामने कह रहा है। इसने मुझे दिखाया, इसके पास फ़ोन में रिकॉर्डिंग है जिसमें एडीएम खुद बोल रहे हैं, कह रहा है तहसीलदार की आवाज़ है, तहसीलदार बोल रहे हैं। चैट है जिसमें एडीएम कह रहे हैं 5 लाख आ जाओ, 4 लाख आ जाओ, 3 लाख आ जाओ। जो तेजी से डीएम साहब का फ़ोन है उसका वो रसीद दिखा रहे हैं कि इनके अकाउंट में पैसा तेजरी से आया है और दावा कर रहे हैं कि वो फ़ोन डीएम के पति चला रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन मेरे दफ्तर में आए हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। और मैं निश्चित रूप से इस नौजवान के साथ इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैंने महुआ का मणिलाल पाटीदार के उत्पीड़न से एक व्यक्ति को मरते हुए देखा है, आत्महत्या करते हुए देखा है। तो मैं इस नौजवान को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत गंभीर मामला है। जब जिले के डीएम के ऊपर आरोप हो, जिले के एडीएम पे आरोप हो, सीओ पे आरोप हो, इमीडिएटली आप इस वीडियो के बाद में मेरठ मंडल के कमिश्नर को फ़ोन करें, इसकी सुरक्षा की गारंटी लें, इसको भरोसा दिलाएं मेरठ के कमिश्नर के इसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल परेशान मत हो मुख्यमंत्री जी। पूरा परिवार संघ से जुड़ा रहा है। गोरक्षा में सत्याग्रह में इनके परिवार के लोग जेल गए हैं। संघ में माता पिता ने कुर्बानी दी है। एक व्यापारी का इस तरह प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है। एक व्यक्ति को जैसे जाल में फंसाते हैं वैसे जाल में फंसा रहा है। बहुत गंभीर घटना है। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि किसी नौजवान की ज़िंदगी ऐसी खराब ना हो जैसी इसकी हुई है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश करिए। जो कर्जा इस एडीएम के जाल में फंस के हुआ है इसको माफ़ कराइए, इसकी मदद करिए। नहीं, एक नौजवान ये नौकरी पे रहते रहते जांच नहीं होने देंगे जी। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं बर्बाद कर देंगे। ऐसा नहीं। देखिए मुख्यमंत्री नहीं, ये नौकरी पे रहते रहते मुख्यमंत्री जी इसकी जाँच कमिश्नर को दीजिए इमीडिएटली। और इसकी नौजवान की आंखों में भरोसा जरूर जगना चाहिए, सिस्टम के प्रति जगना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह अफसरों का एक कॉकस मिलके और इस तरह कोलैप्स करेगा तो बहुत ख़तरनाक बात हो जाएगी। मुझे लगता है न्याय जरूर देंगे। मैं इस आदमी की लड़ाई लड़ूंगा और किसी भी कीमत पे ये अगर तंत्र के अफसर बैठ के इस तरह की ख़राब बात कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक बात है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग सब ले लूँगा। आप जिस अफसर को बताएंगे मैं उस अफसर को खुद उपलब्ध करा दूंगा। मैं खुद साक्ष्य के तौर पे तैयार हूँ। जो इसने कागज मुझे दिए हैं, मैंने एसपी को जो रिकॉर्डिंग मुझे दे रहे हैं, आप इनसे खुद संपर्क कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कमिश्नर के यहाँ से अगर ये मैसेज जाएगा कि ईमानदारी से जाँच होनी चाहिए और आपका मैसेज जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, तो एक भरोसा जगेगा लोगों में कि आपने न्याय किया। बहुत भरोसे के साथ इस नौजवान को मैं ये सहारनपुर मंडल से बाहर जांचो। मेरी ये एक आखिरी गुजारिश है बस। सहारनपुर मंडल में ना जांचो बिल्कुल भी। जहाँ पे आप मेरठ मंडल लगता है। हाँ, सहारनपुर मेरठ में करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका घर मेरठ मंडल में लगता है? सहारनपुर मंडल में लगता है। सहारनपुर कमिश्नरी है, मेरठ मंडल है। मेरठ मंडल, हाँ वो एक ही बात है। तो मुख्यमंत्री जी आप खुद समझ सकते हैं इसकी पीड़ा। मैं बिना उसको वीडियो को एडिट किए हुए वायरल कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ आप तक इसके लिंक, आपके ऑफिसर्स तक लिंक। मुझे उम्मीद है कि इस व्यक्ति को न्याय आप जरूर दिलाएंगे। थैंक यू।